एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज बात करने से पहले चंद्रयान 3 के लिए अपने तमाम दर्शकों को, पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। खासकर उन वैज्ञानिकों ने जो 18-18 घंटे सही में दिन रात जागकर उन्होंने जो मेहनतें की, यानी हमारे भारत के जो वैज्ञानिक जो इसरो में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन सब बधाई के पात्र तो बिल्कुल हैं और उनको दिली बधाई तो बनती है। और चंद्रयान के लिए जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का जो डंका बजा है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है और हर देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अपने देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ और उसके बाद अपनी बातों को शुरू करता हूँ। जी हाँ, तो चंद्रयान 3 की सफलता एक तरफ से पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भारत का डंका तो जरूर बजा दिया है और जिस उद्देश्य के साथ इसरो की स्थापना की गई, तो चांद पर पहुंचने का जो मिशन था वो तो पूरा हो गया। अब बात शुरू करते हैं। आज के वीडियोस में जो बातें सामने आई है उसको रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जहां एक तरफ देश चंद्रयान 3 की जो है खुशी मना रहा था, अपने सीना को चौड़ा कर रहा था, और देशवासी चौड़ा करे तो क्यों ना करे, पूरे विश्व में अभी भारत का जो डंका बज गया है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत ने बड़ी सफलता के साथ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तो कर दी, लैंडिंग भी कर दी, लॉन्चिंग और लैंडिंग दोनों कर दी। जी हाँ, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने गए थे और उस सम्मेलन में भाग लेने के समय में जब वो पहुंचने वाले थे और जब हवाई अड्डा पे उनका स्वागत वहां दक्षिण अफ्रीका के एक मामूली कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा होने की सूचना जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, तो कहा जा रहा है कि वो विमान से उतरने मना कर दिए। वो विमान से उतरने के लिए मना कर दिए कि मैं विमान से नहीं उतरूंगा। ट्रोल करने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो जिस तरह में शादी में जिस तरह फूफा नाराज हो जाते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी नाराज हो गए और ये नाराज होने की सवाल तो पैदा होते ही है। जब भारत के प्रधानमंत्री, जब 135 करोड़ जनता के नेतृत्व करने वाले जब प्रधानमंत्री किसी देश में जाए, तो वहां के राष्ट्रपति के बजाय, उनके मजबूत नेतृत्व के बजाय एक कैबिनेट मिनिस्टर से उनकी अगवानी, भारत का अपमान तो बिल्कुल है। मैं इसका पूरी तरह से निंदा तो जरूर करता हूं, लेकिन आनन फानन में नरेंद्र मोदी जी ने इससे इनकार कर दिया उतरने से, तो ये साफ मैसेज चला गया और वहां के जो राष्ट्रपति है दक्षिण अफ्रीका के रामफोसा जी, वो तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को अगवानी के लिए भेजा। इस खबर को वहां के एक मीडिया ने बड़ा जबरदस्त तरीके से चलाया और उस मीडिया की खबर पर यकीन करे तो ये बात पूरी तरह सही है। और बाद में उस मीडिया ने जो बात कही कि इस खबर को दिखाने के बाद हमारे पर जो एक साइबर अटैक हुआ, उस अटैक के बारे में वो जो जानकारी दे रहे हैं, वो तो कोई पुष्टि होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो अपनी बातें और दावों को इस तरह से पेश तो जरूर किए। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि ये सवाल खड़ा क्यों हुआ। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भी पहुंचे थे और जब चीन के राष्ट्रपति की अगवानी वहां के राष्ट्रपति द्वारा किया गया और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर आया, तो सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। जी हां, और इसी को लेकर आनंद फानन में दक्षिण अफ्रीका ने प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए उपराष्ट्रपति भेजे। तो ये अपमान है या नहीं है? ये संयोग था, ये प्रयोग था? क्या ये चीन के आंतरिक चाल थी जो भारत के प्रधानमंत्री को दक्षिण अफ्रीका में अपमानित करने की योजना पर काम कर रही थी?
राजनीतिक गलियारों पे अलग अलग तरह के चर्चाएं चल रही है और सोशल मीडिया में जो ट्रोल हो रहा है वो तो एक अलग मायने रखता है। वो जिस तरह से ट्रोल हो रहा है उसकी बात तो यहाँ करने से बेहतर है कि मैं आपको आगे चलता हुआ ले चलूं। तो सवाल फिर वही खड़ा है, क्या देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान नहीं है? ऐसी कौन सी परिस्थिति दक्षिण अफ्रीका के सामने अचानक खड़ी हुई कि उनको मेजबानी करने के लिए उनको जो मेजबानी मिली थी तो दूसरे देशों के मजबूत देशों के साथ उनका क्या रिश्ता होना चाहिए उसको छुपाने की जरूरत नहीं थी, उनको बताने की जरूरत थी। तो साउथ अफ्रीका ने ऐसा जानबूझकर किया कि चीन की कोई चाल थी या चीनी राष्ट्रपति अपने को ऊंचा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने की कोशिश की। वैसे तो भारत के विदेश मंत्रालय ने जो अपने ट्विटर हैंडल से और जो बातें सामने लाए उसमें स्पष्ट तौर से इस बात की ओर इशारा है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो अगवानी है वो वहां के उपराष्ट्रपति की है। यदि इसको भी मान लिया जाए तो चीन के राष्ट्रपति का अगवानी वहां के राष्ट्रपति करे और भारत के प्रधानमंत्री का अगवानी वहां के उपराष्ट्रपति करे तो ये शर्म की बात तो बिल्कुल है और कंटेम्प्ट तो बनता ही है। इनका विरोध तो होना ही चाहिए, तो करेगा कौन? सवाल फिर वही खड़ा है कि गोदी मीडिया फिर खामोश खड़ी है और इसको खामोशी के पीछे जो तर्क बताए जा रहे हैं ये बड़ा दिलचस्प है। उनको खामोश रहने की इसलिए बात कही गई कि इससे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उसकी छवि को असर पड़ेगा। और यहां तक बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो 2024 से पहले प्रधानमंत्री की जो छवि यहां पर कमजोर होती हुई दिखी है कहीं उसका बहुत बड़ा असर तो बिल्कुल हो जाएगा। जी हां, इसी को लेकर गोदी मीडिया खामोश है। अगर सोशल मीडिया की बातों पर यकीन करे तब, और विपक्ष के नेताओं पर जो ट्रोल हुए, विदेश के विपक्षी पार्टी ने जो ट्रोल किया उस बातों पर यकीन करे तब। जी हां, सवाल फिर वहीं खड़ा हो गया कि एक तरफ भारत चंद्रयान-3 की सफलता के लिए विदेशों में डंका बजा रहा है और भारत के डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री का जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अपमान करने की योजना पे काम की गई ये बड़ा शर्मनाक तो बिल्कुल है। लेकिन भारत के मीडिया और भारत के राजनयिक और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के दावा करती है उन्होंने खामोशी से जरूर इख्तियार कर ली। जी हां, तो ये देश का अपमान है या नहीं है, ये एक संयोग था या प्रयोग था, वो तो आने वाला वक्त में पता चलता चला जाएगा। लेकिन हम लोग तो अपमानित जरूर महसूस किए, चाहे वो उस वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर के आने के और प्रधानमंत्री के विमान से नहीं उतरने के मामले में जितनी सच्चाई हो ना हो, लेकिन उपराष्ट्रपति का पहुंचना और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के अगवानी के लिए राष्ट्रपति का पहुंचना अपने आप में दोनों की तुलना में चीन को आगे दिखाने की जो कोशिश साउथ अफ्रीका में की वो तो बड़ा निंदनीय कहा ही जा सकता है और उसको कहा ही जाएगा। तो ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चंद्रयान-3 की खुशी के बीच में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वैज्ञानिकों को वहां से संबोधन करके जो बातें बताई और जिस तरह से सोशल मीडिया पे और स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया गया वो एक झंडा हिलाते हुए प्रधानमंत्री को, तो वो बड़ा दिलचस्प नज़ारे थे। और इसी को लेकर भारत के विपक्षी पार्टी ट्रोल कर रहे हैं कि इस वक्त में जिस दिन भारत में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हो रही थी उस दिन भी भारत के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर थे और जिस दिन चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग कर दी और सफलता के जो बातें हैं उस सामने आता चला गया, उस दिन भी भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में हैं और वहीं से वो वैज्ञानिकों के लिए जो संबोधन कर रहे हैं उसका कोई मायने तो बिल्कुल नहीं है। और विपक्ष का ये आरोप है कि वैज्ञानिकों की सफलता को
अपनी सफलता बताने का श्रेय लेने का होड़ पहले से ही नरेंद्र मोदी जी को है। वो दूसरे की सफलता को अपनी सफलता के श्रेय के रूप में लेना चाहते हैं और यही हुआ। और जिस तरह से इसको दिखाने की कोशिश की गई उसको लेकर विपक्ष जरूर हमलावर हुआ। तो लगातार चंद्रयान-3 सफलता के उस मुकाम के पहुंचने के बाद जिस तरह से वहां से संबोधन जो है यहाँ के वैज्ञानिकों को किया गया और यह भी कहा गया कि आने के बाद वो वहां वैज्ञानिकों से मिलने जाएंगे, तो यह बड़ा दिलचस्प नजारा था। तो सवाल यह खड़ा था कि चंद्रयान-2 में जो खर्चे हुए और चंद्रयान-3 में उसके खर्चे कम किए, इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है उसको लेकर भी विपक्षी लगातार हमलावर है। जी हाँ, चंद्रयान-2 में जो जिसका ऑर्बिटर अभी लगातार चंद्रयान में घूम रहा है, तो ये चीज जानने की जरूरत है। तो चांद में आज भी चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर घूम रहा है, इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि ऑर्बिटर लगाने की जरूरत अब चंद्रयान-3 में नहीं है। उसी से जो चंद्रयान-3 को जो है संचालित किया जा सकेगा। मैं तो कोई इस मामले में टेक्निकल गुरु तो हूं नहीं और इस मामले में बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो बात सामने आ रही है या मीडिया में आ रही है वो या फिर गूगल के सर्चों में आ रहा है, उसी बात को मैं डिकोड कर रहा हूं, उसी को बता रहा हूं। तो यही बात सामने में आ रही है और इसको लेकर भी विपक्ष के लोग हमलावर हैं कि चंद्रयान-2 में के खर्चे के बाद, उसकी असफलता होने के बाद चंद्रयान-3 के खर्चे कम क्यों किए गए। और इस बात को लेकर भी चर्चा है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा के लिए अति सुविधाजनक और लग्जरियस जो विमान खरीदे गए उसकी कीमत बताया जा रही है 8,000 करोड़ का है और मामूली 500 से 600 करोड़ में जब चंद्रयान चांद पर पहुंच जाता है और विश्व में डंका बजता है, तो सवाल यह खड़ा हो गया कि 8,000 के शाही विमान, लग्जरियस विमान की जरूरत देश को थी या नहीं थी। इस बात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा उस वक्त में भी हुई और आज भी सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर ट्रोल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब 8,000 करोड़ के शाही विमान में घूमे और चंद्रयान-3 के लिए पैसे कम हो जाए, तो विपक्ष के लोग हमलावर तो होंगे ही। और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो लगातार अपनी बातों को अपने अंदाजों में कहता तो जरूर आता है और उसको सुनने के लिए एक बड़ा वर्ग तो तैयार बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय तो नहीं। तो सवाल फिर वहीं खड़ा हो गया कि क्या चंद्रयान-2 की असफलता के बाद चंद्रयान-3 के लिए पैसे कम दिए गए और जो विपक्षियों का जो आरोप है उसमें कितना दम है वो तो आने वाला वक्त पर पता चलता चला जाएगा। लेकिन जो बात सामने में आ रही है वो यह है कि ये जानबूझकर किया गया है। तो ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है, इसी को मैं बताने के लिए आज मैं आया हूं। और मैं समाप्ति करने से पहले फिर एक बार चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूरे भारत के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इसरो पे काम किया, उसके संपर्क में जितने लोग ने उसकी मदद की है, तमाम लोगों को दिली बधाई देता हूं और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं चंद्रयान सफलता के लिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।